अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स पे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बहुत ध्यान से इन्हें देखें। तो पहला ही क्वेश्चन हम करते हैं, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। आपको क्वेश्चन बोलता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। फिर क्या होता है, Z was admitted for 1/7 of share, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन बोलता है पहले बिजनेस करते थे एक्स एंड वाई, वो पार्टनरशिप बिजनेस करते थे और उनका प्रॉफिट इक्वली शेयर होता था, यानी कि वो 1:1 में शेयर करते थे। अगर 10,000 प्रॉफिट हुआ, 5,000 एक्स को मिलते थे, 5,000 वाई को मिलते थे। आया समझ में? लेकिन इस बार ही क्या हुआ है, इन्होंने Z को अपॉइंट किया है। Z मतलब एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर हुआ है और उसको इन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम आपको 1/7 ऑफ शेयर देंगे। अब आप मुझे बोलिए 1/7 ऑफ शेयर ज़ाड को मिलेगा तो अब इनको 5,000 5,000 10,000 में से मिलेगा नहीं, इनके शेयर में थोड़ी सी कमी आ जाएगी क्योंकि इन्होंने कुछ शेयर ज़ाड को दिया है। इसीलिए आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि आप नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप कैलकुलेट कीजिए। यही हमारा क्वेश्चन है, तो करते हैं हम इसे कैलकुलेट। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए Z हुआ है अपॉइंट न्यू। Z क्या है, वो नया पार्टनर है। इसको कितना शेयर मिलेगा, 1/7। ये तो तय हुआ है 1/7 इसको शेयर मिलेगा। हम एज्यूम करेंगे, हम बोलेंगे, हम ऐसे लेंगे हमारा टोटल शेयर था ना, वो 1 था। हम ऐसे लेंगे जैसे हमारा टोटल शेयर 1 था, तो उसमें से हमने 1/7 Z को दिया। तो देखते हैं बैलेंस कितनी है। हाँ, बैलेंस कितनी है। 1 को करेंगे माइनस जो Z को दिया 1/7, वहाँ पे क्या आएगा, 7 1 जा 7, ये ऐसे होता है 7 1 जा 7 माइनस 1, वो हुआ 6/7, 6/7 हुआ। यानी कि हमारा टोटल शेयर अगर 1 था, उसमें से हमने जब Z को 1/7 दिया तो हमारे पास टोटल अब बचा 6/7। 6/7 हमारे पास टोटल बचता है। अब हमें बोला गया आप नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करें। पहले आपको पता है जो ये एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई ये इक्वली शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते थे प्रॉफिट ना, वो क्या हुआ 1:1 में ये शेयर करते थे, यानी कि एक को 1/2 आता, दूसरे को भी 1/2 आता। अब हमें इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है, मगर किस बेसिस पे करेंगे, 6:7 बेसिस पे, क्योंकि यही तो बचा ना, जो बचा वही एक्स और वाई को मिलेगा, जो बचा वही अब एक्स और वाई को मिलेगा। तो देखते हैं एक्स का नया शेयर, एक्स का आएगा शेयर 1/2 तो पहले मिलता था, अब 1/2 इसको किसका मिलेगा, जो बचा 6/7 का, 6/7 जो बचा उसी का इसको अब मिलेगा 1/2। आया समझ में? वो कितना आता है, 6 1 जा 6, 7 2 जा 14, 6/14 इसका नया शेयर है। वाई का देखेंगे, इसको भी 1/2 मिलता था, 1/2 मिलता था, लेकिन अब किसका मिलेगा, पहले इनको 1/2 टोटल का मिलता था, 1/2 इनको टोटल का मिलता था, यानी कि इनको 50% मिलता था। अब इनको मिलेगा 1/2, लेकिन किसका, जो बचा शेयर ज़ाड को देने के बाद, जो कंपनी में जो बिजनेस में टोटल शेयर बचा ज़ाड को देने के बाद, उसी का इनको 1/2 मिलेगा। तो 1/2 इंटू 6/7 इसको भी आएगा, तो सेम आएगा 6/14, 6/14। अब आप देखिए हमें क्वेश्चन क्या बोलता है, हमें बोलता है आपको नया शेयर कैलकुलेट करना है तीनों का। वो क्या आएगा, अगर एक्स का है 6/14, हाँ एक्स वाई जेड का निकालना है 6/14, वाई का भी निकला 6/14, ठीक है। जेड का तो पता ही है 1/7, 1/7। हम डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। अब क्या आया हमारे पास, 3/7, 3/7, 3/7, 1/7। डिनोमिनेटर सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या आएगा, 3:1 हमारा नया शेयर आएगा। आप देखिए किसी जगह 3:3:1 है, बिल्कुल है 3:3:1 हमारा नया शेयर आएगा। आपको आया समझ में? 1 मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, 1/7 हमने दिया जेड को 1/7, हम लेते हैं, हमारे पास टोटल 1 था, तो 1 को माइनस करेंगे 1/7, जो बचेगा उसी का 1/2 एक्स और वाई को मिलेगा। आया समझ में? सो द राइट आंसर इज 3:3:1।
ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, द प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years आर 85,000, 90,000, 70,000, 1 lakh, 80,000. Find the value of goodwill if it is calculated on average profit of last 5 years on the basis of 3 years of purchase. आपको बोला गया है, शॉर्ट में आपको क्वेश्चन बोलता है 5 साल का प्रॉफिट आपको देके हैं, 5 साल का प्रॉफिट आपको देके हैं, तो हमें क्या करना, हमें करना है गुडविल को कैलकुलेट। आपको पूछा गया है कि आपको 5 साल का प्रॉफिट देके हैं, आपको अब गुडविल को कैलकुलेट करना है, लेकिन किस मेथड से? आप जानते हैं ना गुडविल को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो आपको पूछा गया है कि आप इस मेथड से करें, एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप इसे कैलकुलेट करें। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट होती हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी, वेटेड एवरेज मेथड से भी, सुपर प्रॉफिट मेथड से भी, कैपिटलाइजेशन मेथड से भी, लेकिन आपको कौन सा मेथड पूछा गया है? एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल को कैलकुलेट करें। तो आप जानते हैं एवरेज प्रॉफिट किसके बराबर होता है, मतलब उसकी फॉर्मूला तो आपको पता होनी चाहिए। अगर हमें एवरेज, मैं पेन चेंज करती हूँ पहले, अगर हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना है, तो गुडविल बराबर होती है एवरेज प्रॉफिट्स, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट से ही कैलकुलेट करना है ना गुडविल को, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। समझे आप? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये आपको फॉर्मूला याद रखनी है। तो पहले हम अब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जो एवरेज प्रॉफिट होता है ना, वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज जैसे स्टैटिस्टिक्स में भी हम एवरेज निकालते हैं ना, एवरेज हर जगह सेम तरीके से निकालते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये यहाँ पे आएगा सम ऑफ प्रॉफिट्स, यहाँ पे आएगा, अगर हम यहाँ की बात करेंगे, यहाँ पे आएगा सम ऑफ प्रॉफिट जितना प्रॉफिट है डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट, कितने सालों का ये प्रॉफिट है। आया समझ में? अब पहले प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए एवरेज प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करें, पहले 5 साल का प्रॉफिट उसको गिनना है। तो क्या है 85,000, ठीक है, 85,000 प्लस करेंगे 90,000, ठीक है, प्लस करेंगे 70,000, ठीक है, प्लस करेंगे 1 लाख, प्लस करेंगे 80,000। आया समझ में? डिवाइड बाई कितने सालों का प्रॉफिट है ये, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5। अगर आप करेंगे 85,000 प्लस 90,000 प्लस 70,000 प्लस 1 लाख प्लस 80,000, वो बनता है 4,25,000। 4,25,000 को जब डिवाइड करेंगे 5, वो किसके बराबर आएगा? डिवाइड बाई 5 वो आएगा 85,000 के बराबर। यानी कि हमारा एवरेज प्रॉफिट निकला 85,000 के बराबर। अब गुडविल आप याद रखें, 85,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट निकला। अब गुडविल को देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। गुडविल है बराबर एवरेज प्रॉफिट जो निकाला अभी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमने अभी निकाला 85,000, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ये कैलकुलेट नहीं करना होता है, ये वहीं से दे के होता है, क्वेश्चन में ही दे के होता है। यहाँ पे इन्होंने बोला वो 3 साल है, 3 ईयर्स ऑफ परचेज, तो इंटू करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। जब इंटू करेंगे 3 से वो आता है 2,55,000। हमारी गुडविल निकलेगी 2,55,000। अब देखते हैं किसी जगह 2,55,000 है, बिल्कुल है, 2,55,000 इज़ द राइट आंसर। फिर से मैं बोलूँगी, आपको एवरेज प्रॉफिट गुडविल करनी है कैलकुलेट बाय द मेथड, नेमली एवरेज प्रॉफिट आपको दिया गया है, तो वो है बराबर एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट को पहले आप कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, वो निकलता है 2,55,000। 2,55,000 इज़ द राइट आंसर। यहाँ देखिए आप,
ए इज़ ड्राइंग, ये ए है ना, ये ए नहीं है, ए यहाँ पे ये बंदा है। ए इज़ ड्राइंग ₹1000 पर मंथ on last day of every month. If the rate of interest is 5% per annum, then the total interest chargeable from him in the accounting year will be. शॉर्ट में समझाऊंगी। आपको बोला गया है एक बंदा है, बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में, वो क्या करता है, वो हर मंथ, हर महीने पैसे निकालता है। जब पार्टनर बिजनेस से पैसा निकाले उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। मीन्स वो ड्राइंग्स लगाता है हर मंथ में 1000 की ड्राइंग्स निकालता है, हर मंथ में 1000 की ड्राइंग्स लगाता है। तो हुआ ये ठीक, लेकिन कब निकालता है ये पैसा? ये ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। जैसे आज मार्च हुआ, मैं एग्जांपल दूंगी, मार्च में इसको पैसा, ये हर महीने पैसा निकालता है ना 1000, लेकिन कब निकालता है? 1 मार्च को नहीं, 15 मार्च को नहीं, 31 मार्च को निकालता है। ऐसे 30 अप्रैल को निकालेगा, ऐसे 31 जून को निकालेगा, यानी कि मंथ की लास्ट डे पे ये पैसा निकालता है बिजनेस से। हुआ ये भी ठीक। फिर आपको बोला गया है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है। 5% इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को, क्योंकि फर्म से ही पैसा निकाल रहा है ना, हर साल इसको 5% का इंटरेस्ट लगेगा। आपको बोला गया है आप टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए जो इसको फर्म की ओर देना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे? पहले आपको पता है एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये हर महीने 1000 की ड्राइंग्स लगाता है। 1000 मल्टीप्लाइड बाई 12, 12 महीने, वो आता है 12, वो कितना आएगा? 12,000 आएगा वो, 12,000 आएगा वो। ये पूरे साल में इतना टोटल पैसा निकालेगा। पैसे की तो आपको आई समझ, इसने हर साल मतलब हर महीने 1000 निकाला, 12 महीनों में वो 12,000 हुआ, यानी कि एक साल में ये 12,000 निकालेगा। अब क्वेश्चन ने वही से बोला इसको एक साल में इंटरेस्ट चढ़ेगा 5%। ऐसे देखते हैं, 12,000 इंटू 5/100, वो कितना आएगा? 12,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, वो आएगा 600। यहाँ तक तो ठीक है, ये सबको आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है ना, वो बोलता है ये लास्ट डे पे ये पैसा निकालता है, हर महीने लास्ट डे पे ये पैसा निकालता है। उसके लिए आपकी पार्टनरशिप अकाउंटिंग ने एक पॉइंट दिया है जो आपको याद रखना है। जब लास्ट डे पे आप विड्रॉ करेंगे ना, तो आपको मंथ्स को इंटू करना होता है 5.5 से। इसको मल्टीप्लाइड होगा 5.5/12, 5.5/12। अब आप बोलेंगे 5.5 कैसे हैं, ये मैं आपको अभी समझाऊंगी, लेकिन 5.5 ज़रूरी है। ये वही से फॉर्मूला है, आपको जब लास्ट डे पे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा वो 5.5 से आएगा। मंथ्स हमें लेने 5.5/12, तो हम करेंगे 600 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, वो आता है 275। आप समझ लीजिए फिर से, 1000 हमारी ड्राइंग्स थी हर महीने, तो पूरे साल की बनती हैं 12,000। 12,000 पे पूरे साल का इंटरेस्ट लगता है 5%, वो ठीक है, वो तो हमने दिया इफेक्ट। अब इसका इफेक्ट देना है लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, उसका इफेक्ट इधर आएगा, इसमें देना होता है 5.5/12, फिर आंसर निकलेगा आपको 275। 275 इज़ द राइट आंसर। अब आपको मैं बोलूँगी, अक्सर बोलते हैं फॉर्मूला में 5.5 है, ये 5.5 क्यों है ये मैं आपको समझाऊंगी। ये ऐसा कोई नहीं बोलता 5.5 क्यों है। देखिए इसने ड्राइंग्स लगाई हैं, मैं आपको यहाँ समझाऊंगी। आपने याद रखा ना, इसका आंसर है 275, वो तो मैंने आपको दिखाया। अब 5.5 क्यों लेते हैं हम फॉर्मूला में? इसने ड्राइंग्स लगाई है लास्ट डे पे। मानिए हमारा ईयर होता है 1 जैन से 31 दिसंबर तक हमारा ईयर था। हम इस टाइम फिनेंशियल ईयर नहीं लेंगे, हम नॉर्मल ईयर लेंगे, हाँ, कैलेंडर ईयर। 1 जैन से 31 दिसंबर तक 12 महीने आएंगे। लेकिन इसने 1 जैन में ड्राइंग्स तो लगाई, लेकिन कब लगाई? 31 जैन पे। 31 जैन पे इसने जब ड्राइंग्स लगाई, अब आप मुझे बोलिए 31 जैन पे इसने 1000 रुपये निकाला, इस पे इंटरेस्ट कितने महीनों का लगेगा? 11 मंथ्स का, क्योंकि जनवरी इसमें कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि जनवरी के आखिरी दिन पे इसने ये ड्राइंग्स लगाई हैं।
तो क्या हम इसको एडवांस में ही इंटरेस्ट चढ़ाएंगे, जनवरी की फर्स्ट से इसको इंटरेस्ट चढ़ाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसको खाली जैन का नहीं चढ़ेगा, फैब चढ़ेगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो 11 महीने आते हैं। अब देखिए दूसरे मंथ पे, दूसरा मंथ क्या आएगा? फैब, 20 फैब। इसने लास्ट डे पे ड्राइंग्स लगाई। आप अब मुझे बोलिए फैब का इसमें इंटरेस्ट चढ़ेगा? बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि फैब तो ख़त्म हो गया। इसको मार्च से इंटरेस्ट चढ़ेगा, मार्च से इंटरेस्ट चढ़ेगा, यानी कि इसको आएंगे कितने मंथ्स? फैब से इसको आएंगे 10 मंथ्स, आएंगे 10 मंथ्स, मार्च से दिसंबर तक 10 मंथ्स। अब ऐसे 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 ही कैलकुलेट होगा। अब हम करेंगे दिसंबर की बात। जब दिसंबर आएगा ये फिर से ड्राइंग्स लगाएगा, लेकिन कब लगाएगा? 31 दिसंबर को। आप मुझे बोले इसको दिसंबर में कोई इंटरेस्ट चढ़ेगा इस अमाउंट का? नहीं चढ़ेगा, क्योंकि ये आखिरी मंथ पे ये ड्राइंग्स लगा रहा है, आखिरी, तो इसमें 0 मंथ्स आएंगे। लास्ट जो इसने ड्राइंग्स की ना 31 दिसंबर पे, इस पे इस साल इंटरेस्ट 0 लगेगा। तो हम एवरेज निकालेंगे मंथ्स का। 11 तो पहले था, प्लस 0 लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट आपको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड बाई 2, 11 प्लस 0 वो कितना होता है? 11 ही होता है। 11/2 वो कितना आता है? 5.5। यही लॉजिक है इसके पीछे। हम क्यों 5.5 लेते हैं जब हम ड्राइंग्स लगाते हैं लास्ट मंथ पे और हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, हम क्यों 5.5 लेते हैं? मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि ये 5.5 कहाँ से आता है। आपको आया समझ में? तो हमारा राइट आंसर है 275 इज़ द राइट आंसर। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखें, रेंट पेड टू अ पार्टनर इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आपको पूछा गया है अगर हमें रेंट देनी होगी एक पार्टनर को, क्या वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? क्या वो है? आपको यही पूछा गया, क्या वो है? नीचे कुछ ऑप्शंस है। इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज़ नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इफ पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन एंड कैपिटल इज मैक्सिमम, if partner is a working partner. Right answer is it is not an appropriation of profit. अगर देखिए आप, मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगी। अगर 4 पार्टनर्स है ना, X, Y, Z, W। Z ने क्या बोला? Z ने बोला हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें गोडाउन की ज़रूरत है, कोई बात नहीं, हम नई बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, हमें पास में ही एक घर है, एक बिल्डिंग है हमारे पास, Z के पास है, मैं आपको वो देता हूँ बिज़नेस करने के लिए, उसमें हम अपना स्टॉक रखेंगे, लेकिन उसके बदले आप हमें रेंट देंगे। ये खाली Z का है, अपने घर की पर्सनल प्रॉपर्टी इसने दी। ये W का नहीं है, Y का नहीं है, Z का नहीं है, ये आई मीन से X का नहीं है, Y का नहीं है, W का नहीं है, खाली Z की पर्सनल प्रॉपर्टी इसने दी। पर्सनल प्रॉपर्टी पे इसको बोलते हैं पार्टनर्स। देखो ये हमारी बिजनेस की प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपकी घर की प्रॉपर्टी। हम इस पे आपको हर महीने 5,000 का रेंट देंगे, 5,000 का रेंट देंगे। आपको क्वेश्चन यही पूछना है क्या ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? नहीं, आंसर है इट इज़ नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये क्या है? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि ये रेंट हमें हर हाल में देनी है। एप्रोप्रिएशन होता है जब आपके पास प्रॉफिट हो आप तब दे, अगर नहीं है तो मत दे। लेकिन चार्ज होता है जो चीज़ चार्ज होती है ना अगेंस्ट प्रॉफिट, आपके पास प्रॉफिट हो या ना हो, आपको हर हाल में उसे पे करना ही करना है। आया समझ में? तो इस रेंट को हर हाल में पे करना ही है, क्योंकि ये ज़ार का अपना पर्सनल प्रॉपर्टी था, उसने बिजनेस को दे दिया। ऐसे थोड़ी ना हो सकता है ये बोलेंगे हमें इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ आपको नहीं देंगे, वो बोलेगा निकालो गोडाउन से सारा स्टॉक, हमें वापस चाहिए। इसीलिए इस रेंट को ज़रूरी पे करना होता है। सो द राइट आंसर इज इट इज़ नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ देखिए आप, क्वेश्चन है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनर्स आर लायबल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन देयर लोन्स एट द रेट ऑफ। आपको बोला गया है अगर वहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, पार्टनरशिप डीड बनती है, अगर हमारा रिटन एग्रीमेंट बनता है ना पार्टनर्स के बीच में, हम कैसे बिजनेस करेंगे, कैसे प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, कौन कितना कैपिटल लाएगा, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस अगर ये लिखेंगे ना, उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये ज़बानी भी बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं ऑरली। अब आपको बोला गया है कि अगर इनको कोई एग्रीमेंट ही नहीं था, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पार्टनर्स आर लायबल टू रिसीव इंटरेस्ट एट अ रेट। देखिए आपको ख्याल रखना, अगर वहाँ पे अगर इन्होंने एग्रीमेंट किया है
किसी को 90% का भी प्रॉफिट मिलेगा, उससे हमें कुछ नहीं करना। किसी को 90% प्रॉफिट मिले, किसी को 5% प्रॉफिट मिले, किसी को 0.5% प्रॉफिट मिले, ये इनकी अपनी मर्जी है। ये म्यूचुअली डिसाइड हुआ है हम क्या करेंगे। लेकिन अब जब डिसाइड नहीं किया है, अब जब एग्रीमेंट ही नहीं है वहाँ पे, तो आप मुझे बोलिए, अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो उस पे उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? एक बोलेगा 10%, एक बोलेगा 20%, एक बोलेगा नहीं हम इसको देंगे ही नहीं। तो वहाँ पे कंडीशन खुद लगाई है पार्टनरशिप एक्ट ने। उन्होंने बोला अगर आपके पास एग्रीमेंट नहीं है और अगर कोई पार्टनर एक फर्म को, कैपिटल नहीं, लोन की बात हो रही है, लोन देगा, लोन और कैपिटल में फ़र्क होता है, तो उस टाइम उसको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम, वो भी सिंपल इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे है 12% सिंपल इंटरेस्ट और 12% कंपाउंड एनुअली, 6% कंपाउंड एनुअली, 6% सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे ये 6 सेम है, 6 सेम है, लेकिन कंपाउंड नहीं मिलता, इसको मिलता है सिंपल इंटरेस्ट। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट मिलता है 6%, लेकिन वो भी सिंपल इंटरेस्ट। सो दिस इज द राइट आंसर। यहाँ देखें, क्वेश्चन है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म द ओल्ड पार्टनर्स स्टैंड स्टॉ। आपको बोला गया है अगर एक नया पार्टनर एक फर्म में आएगा, अभी तक हमारे पास XYZ थे, अब S पार्टनर भी इस फर्म में आया, ये नया है, ये न्यू है। इन ओल्ड पार्टनर्स को क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स को क्या होगा? क्या ये गेन करेंगे? क्या ये लूज करेंगे? नो इफेक्ट एट ऑल, ओनली वन पार्टनर गेन अदर्स लूज। जनरली जब एक पार्टनर ऐड होता है, हम रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, कोई एग्जिट हो रहा है, ये इन हो रहा है, ये आ रहा है, मीन्स इसको कुछ शेयर मिलेगा, तो बाकियों को जो इसको ये शेयर देंगे उनको लूज होगा। अब आप बोलेंगे कोई, देखिए दूसरी कंडीशन है XYZ, क्या पता Z और Y खाली इसको अपना शेयर दे, X ना दें, ये डिसाइड म्यूचुअली हो, म्यूचुअल ये नहीं कि अपनी मर्जी से कोई बोले, ये चारों डिसाइड करे X और Z इसे शेयर देंगे, इस S को, X नहीं देगा, तो ये दो लूज करेंगे, इसको कुछ नहीं होगा। वो दूसरा केस होता है। आपको जनरल केस पूछा गया है, जनरल केस पूछा गया तो आंसर इज लूज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब एक नया पार्टनर आता है, ओल्ड जो पार्टनर्स होते हैं ना, उनको कुछ खोना पड़ता है। क्यों खोना पड़ता है? वो इसको भी अपने प्रॉफिट में से अब शेयर देंगे। सो द राइट आंसर इज लूज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ देखें, क्वेश्चन पूछा गया अ पार्टनर लेंड्स हिज नेम ओनली इन अ स्टेट ऑफ कैपिटल कॉल्ड। बोलते हैं एक कोई ऐसा पार्टनर है जिसने कैपिटल नहीं लाई बिजनेस में, गुडविल का पैसा नहीं लाया, कुछ भी नहीं लाया, खाली इस फर्म को ये अपना नाम दे रहा है, तो उस पार्टनर को क्या कहेंगे? क्या वो स्लीपिंग पार्टनर है, नॉमिनल पार्टनर है, पैसिव पार्टनर है, नन ऑफ द अबव? उसे कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। जो अपना खाली नाम दे फर्म को, उसे बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर, जो कैपिटल वैपिटल ना लाए। अब ये फर्म को नाम क्यों देता है? क्योंकि ये मशहूर शख्स होता है, इसीलिए फर्म को नाम देता है। फर्म इससे थोड़ी सी फर्म की रेपुटेशन बढ़ जाती है। जैसे कोई सेलिब्रिटी कोई अच्छा मतलब सेलिब्रिटी भी बोलेगा कोई, या कोई मशहूर इंसान बोलेगा ये हमारे साथ है, या उस फर्म को ये सपोर्ट करता है, उसने कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किया है, उस फर्म की रेपुटेशन फिर बढ़ जाती है। तो उस पार्टनर को कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर इज द राइट आंसर। यहाँ है एट द टाइम ऑफ एडमिशन जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन। आपको बोला गया है, हमने फिर से मैं आपको बोलूँगी, ABC पार्टनर्स हैं, हाँ, इन्होंने D को अपॉइंट किया एज अ न्यू पार्टनर, ये न्यू है, लेकिन इनके पास जब इन्होंने D को अपॉइंट किया, इनके पास जनरल रिजर्व था D को अपॉइंट करने से पहले। जनरल रिजर्व मतलब इन्होंने जो पैसा कमाया था ना, जो पिछले 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं ना, प्रॉफिट कमाया था ना, उस कमाई में से ये थोड़ा रिजर्व करते थे। हर साल 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार बोलते थे, कभी काम आएगा। अब क्या हुआ, इस बारी इनको लगा कि हमें नए पार्टनर की ज़रूरत है, इन्होंने D को लाया, लेकिन जो ओल्ड रिजर्व इनकी तिजोरी में था ना, जो पैसा,
वो ओल्ड पार्टनर्स का हक है, वो उनकी हलाल की कमाई है, ये वो नए को नहीं देंगे, नए पार्टनर को वो रिजर्व नहीं देंगे, ये इनके अपने प्रॉफिट का बचा हुआ हिस्सा है इस तिजोरी में। तो वो क्या होगा, आपको बोला गया है उसका क्या होगा, वो होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर से समझाऊंगी, ये जो जनरल रिजर्व है ना, ये प्रॉफिट का कुछ शेयर है, ओल्ड पार्टनर्स ने रखा है तिजोरी में। अब इनको आज नया पार्टनर डी लाना है, न्यू पार्टनर। ये उससे पहले ये बोलेंगे इसको, ये जो प्रॉफिट है ये हमारी हलाल की कमाई है, हमने मेहनत की थी, ये हम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो ऑलरेडी थे, लेकिन किस में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो उनका था। अब उन्होंने नए को अपॉइंट किया ना, उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन जाएगा, लेकिन ये उसमें से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, जो ओल्ड था जब ये कमाई हो रही थी, जो उस टाइम पे ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनके बीच में था, उसी में ये डिवाइड करेंगे। राइट आंसर इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपको पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज अ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है, क्या वो रियल अकाउंट है, पर्सनल है, सस्पेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। राइट आंसर इज वो नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना, अगर इसमें ऐसे होता है, ऐसे समझाऊंगी, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। अगर हमारे पास एसेट का वैल्यू बढ़ जाता है, जैसे वो 100 से बढ़ा, मैं वैल्यू बढ़ने और घटने की बात कर रही हूँ, वैल्यू की नहीं। एसेट था 1000 में, इस टाइम उसको 1100 आ रहे हैं, तो 100 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है, वो इस साइड में डालेंगे। अगर एसेट हमारा डिक्रीज हुआ, वो अब नहीं, हम अब दूसरी कंडीशन ऐसे है, वो 1000 में था, अभी मार्केट में उसको खाली 700 आ रहे हैं, वो 300 लॉस यहाँ से आएगा। आपको आया समझ में, ये प्रॉफिट और लॉस को लेता है, कितना इनकम है, मतलब कितना बढ़ा यहाँ से, कितना घटा यहाँ से। इन केस ऑफ लाइबिलिटीज़ भी देखते हैं, अगर लाइबिलिटी घटती है ना, वो यहाँ से आती हैं, क्योंकि वो अच्छी बात है ना, कर्जा उतर गया, कर्जा नीचे हो गया, वो अच्छी बात है, उसको क्रेडिट साइड में डालेंगे, वो हमारे लिए अच्छी बात है, एक किस्म से हमारे लिए प्रॉफिट होता है, किसी ने हमें लाइबिलिटी में छोड़ दी। आया समझ में, लाइबिलिटी अगर बढ़ी तो वह यहाँ से आती हैं, तो इसीलिए इसे कहते हैं ये नॉमिनल अकाउंट है, इसी वजह से। क्वेश्चन है व्हेन इज रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड। रिवैल्यूएशन अकाउंट को कब प्रिपेयर करते हैं, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डेथ, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि जब भी एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, जो भी हमारे पास एसेट्स लाइबिलिटीज़ होती है ना, हमें उनको रिवैल्यू करना होता है। हम देखते हैं इस टाइम रिवैल्यूएशन में हमारा क्या आएगा, क्या प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा। आया समझ में, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। यहाँ देखिए आप, क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरेस्ट, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, मतलब उसको क्या होगा। क्रेडिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, नॉट शोन इन द करंट अकाउंट, डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, नन ऑफ द अबव। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना, ये डेबिट होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट को, ये है ना करंट अकाउंट पार्टनर का, पार्टनर ए है, जैसे पार्टनर ए, जिससे इसकी कैपिटल में इजाफा होगा, जिससे इसको फ़ायदा होगा, वो इसके किस में आएगा, क्रेडिट साइड में। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना, इससे इसकी कैपिटल डिक्रीज होगी। देखो ड्राइंग्स डेबिट साइड में आएगी, ये रिसीवर बन जाएगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये इसी के अकाउंट की बात हो रही है। जब ये ड्राइंग्स करेगा ना, इसकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगेगा ना, मींस इसकी कैपिटल फिर से डिक्रीज हो जाएगी, इसीलिए ये डेबिट साइड में आता है। आपको आया समझ में, ये डेबिट साइड में आता है। डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट इज द राइट आंसर। आपको पूछा गया पार्टनरशिप डीड कंटेन्स द डिटेल्स एसोसिएटेड विथ। पार्टनरशिप डीड ये सिंपली एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स में, रिटन एग्रीमेंट। उसमें क्या क्या लिखा जाता है, नेचर ऑफ बिजनेस एंड ड्यूरेशन ऑफ फर्म, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग, अदर एग्रीड टर्म्स, नेम ऑफ द फर्म, पार्टनर्स, बोलते हैं उसमें क्या क्या होता है। उसमें ये सारा होता है, इससे ज़्यादा भी होता है। अब जो इसने ऑप्शंस दिए हैं ये सारी पार्टनरशिप डीड में आती हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर।
यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, सैलरी ऑफ ए पार्टनर इज, सैलरी ऑफ ए पार्टनर इज, वो क्या है? क्रेडिटेड टू द करंट अकाउंट, डेबिटेड टू द करंट अकाउंट, पेड इन कैश, ऑल ऑफ द अबव। आप मुझे बोलिए, अगर सैलरी है वो एक पार्टनर को देनी है, अब उसको वो कैश में नहीं देते हैं, ये इसको सीधे उसके कैपिटल अकाउंट में से ऐड करते हैं। आप मुझे बोले, अगर एक पार्टनर होने के साथ साथ और भी काम करता है बिजनेस में, उसको सैलरी भी दी जाती है, अगर उसको सैलरी मिली 50,000 की, वो उसको फ़ायदा है कि नुकसान? आप मुझे बोलिए, ये 50,000 इसको मिले, क्या ये इसको फ़ायदा है कि नुकसान? ये इसके लिए फ़ायदा है क्योंकि इसको सैलरी मिल रही है। अब देखिए, ये इसका कैपिटल अकाउंट है, करंट कैपिटल अकाउंट है। यहाँ से ऑलरेडी इसने कैपिटल लाई थी 5 लाख, मैं आपको समझा रही हूँ, 5 लाख, आई एम पुटिंग एन एग्जाम्पल हियर। अब इसको 50,000 की सैलरी देनी है, लेकिन इसको फर्म बोलती है हम आपको कैश में नहीं देंगे, आपका ही कैपिटल बढ़ाएंगे। इसको किस साइड में आएगा? वो इस साइड में आएगा, बाय सैलरी 50,000। तो आप देखिए इसका कैपिटल कितना हुआ है फर्म में, 5,50,000। आपको समझ आ रही है? इसी का पैसा फर्म में और बढ़ा। पहले इसको 5 लाख इसने कैश में लाया था, अब बिजनेस से इसको 50,000 की सैलरी देती, लेकिन उन्होंने कैश में नहीं दी। इसने बोला मेरी ही कैपिटल अकाउंट को ऐड करो, मेरी क्या, यूजुअली इनके कैपिटल अकाउंट को ही ऐड होती हैं, तो ये क्या होगी, ये क्रेडिट साइड में जाएगा, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये जाएगा। क्रेडिटेड टू करंट अकाउंट, क्रेडिटेड टू द करंट अकाउंट। If any surplus is available, then it is distributed among the partners in, बोलते हैं अगर कोई सरप्लस अवेलेबल है, अगर इस टाइम इसने बात नहीं की है, हमने किसी को एडमिशन किया है, मतलब एडमिट किया है, कोई रिटायर हुआ, इसने इसकी बात नहीं की है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हुआ है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हुआ है, डेथ ऑफ अ पार्टनर हुआ है, अनसाउंड पार्टनर हुआ है। इसने आपको सिंपली क्वेश्चन पूछा, अगर हमारे पास सरप्लस है, वो हम किस रेशो में पार्टनर्स को देंगे? गेनिंग रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ओल्ड शेयरिंग रेशो में? वो सिंपल सी बात है, जो उनमें टाई हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसी में दिया जाएगा। यहाँ पे रिटायरमेंट और डेथ और एडमिशन की बात नहीं है, सिंपली पार्टनर्स हैं, जो थे वही हैं, वही रहेंगे, उनके पास कुछ सरप्लस हैं, वो किस में देंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, इज द राइट आंसर। यहाँ देखें, इंटरेस्ट पेएबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज चार्ज्ड टू, ये चार्ज्ड है, चेंज्ड नहीं है, चार्ज्ड टू। आपको पूछा गया है इंटरेस्ट पेएबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज चार्ज्ड टू। अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट देना होगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट कौन देगा? आप मुझे बोलिए, वो फर्म देगी कि पार्टनर देगा? वो फर्म देगी, वो फर्म का खर्चा है। फर्म कैपिटल पार्टनर्स ने फर्म में डाला, अब फर्म इनको इंटरेस्ट देगी, किनको? पार्टनर्स को। यही पूछा गया है कि उसको चार्ज कहाँ करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द राइट आंसर, क्योंकि जो इंटरेस्ट कैपिटल पे मिलता है ना पार्टनर्स को, अब ये एप्रोप्रिएशन में क्यों आ जाएगा? एप्रोप्रिएशन होता है जब आपके पास प्रॉफिट होगा तो आप दीजिएगा, फर्म को बोलते हैं जब आपके पास प्रॉफिट होगा आप दे देना हमें, अगर नहीं होगा कोई पंगे नहीं, हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। चार्ज होता है अगर आपको प्रॉफिट है या ना है, आप क्यों नहीं लॉस में हैं, आप फिर से बैंक पे जाए, वहाँ पे कर्जा लीजिए, हमें लेकिन पेमेंट कीजिए ज़रूर, वो होता है चार्ज। जो चार्ज होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, जो ज़रूरी देना हो। जो चार्ज नहीं होता वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे मैं आपको और एक बात समझाऊंगी। हमारी पार्टनरशिप डीड कहती है अगर पार्टनरशिप मतलब पार्टनर्स में एग्रीमेंट नहीं होगा तब भी दो चीज़ें ज़रूर होगी, एग्रीमेंट ना होने के बावजूद भी दो चीज़ें ज़रूर होगी।
एक तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर इन्होंने डिसाइड नहीं किया होगा किसी को 50% मिलेगा, किसी को 60% मिलेगा, किसी को 70% मिलेगा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली होगा, इक्वली। ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, अगर किसी ने लोन दिया है, पार्टनर ने लोन, इस पे इसको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। ये इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये दो कंडीशंस हैं। यहाँ पे आप, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बोला, यहाँ पे क्वेश्चन है कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। यहाँ देखिए आप, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एंड नॉट डिसोल्यूशन ऑफ। आपको बोला गया है जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप है उससे टर्मिनेट होती हैं, कैंसिल होती है, ख़त्म होती है, क्या होती है, एग्रीमेंट ख़त्म होता है, लेकिन डेजोलेशन ख़त्म नहीं होती, फर्म नहीं होती। यही बोला, अगर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है ना, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हुआ, अब ये 1:2:3 में रेशो शेयर कर रहे थे, लेकिन इनका एग्रीमेंट अब चेंज होगा। ये ऐसे भी कर सकते हैं, अब चौथा आया ना 3:4:5:6 में आप ये शेयर कर सकते हैं, क्योंकि चौथे को भी अब देना है ना, एडमिशन हुआ है ना, लेकिन इससे फर्म ख़त्म नहीं होगी। सो फर्म इज द राइट आंसर। आपको बोला गया पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर ओपनड विद देयर कैपिटल अकाउंट्स आर, बोलते हैं हम पार्टनर्स करंट अकाउंट कब ओपन करते हैं, तब क्या कंडीशन होती है, क्या कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड होते हैं, या फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग होते हैं, या फ्लक्चुएटिंग होते हैं, या बोथ होते हैं। जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स बनते हैं ना, पार्टनरशिप अकाउंट्स में दो तरह के कैपिटल अकाउंट्स बनते हैं, या तो बनेगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, या तो बनेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसमें दो अकाउंट्स बनते हैं, फिक्स्ड में दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है फिक्स्ड, एक बनता है करंट, एक बनता है फिक्स्ड, एक करंट। इसमें एक ही बनता है, वो कंबाइन होता है फिक्स्ड और कैपिटल करंट का, वो कंबाइन होता है। फ्लक्चुएटिंग में, इसलिए बोलते हैं ना फ्लक्चुएट होता रहता है, फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनता है फिक्स्ड और करंट, मतलब कंबाइन, एक ही अकाउंट, एक ही खाता खोलते हैं हम। लेकिन फिक्स्ड में दो चीज़ें बनती हैं, एक फिक्स्ड अलग बनेगा, उसमें कैपिटल होगा, उसमें ओपनिंग कैपिटल होती है, आपको पता है ओपनिंग कैपिटल होती है, क्लोजिंग कैपिटल निकलती हैं, बाकी जो भी एडजस्टमेंट्स होती हैं, सैलरी होता है, इंटरेस्ट होता है, ड्राइंग्स होती हैं, वो करंट में आता है, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है, वो करंट में आता है। आपको पूछा गया है कि करंट अकाउंट किस में खोलते हैं, वो फिक्स्ड में खोलते हैं, क्योंकि मैं आपको बोल चुकी हूँ फिक्स्ड में दो खुलते हैं। सो फिक्स्ड इज़ द राइट आंसर। सो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग। स्टे ब्लेस्ड।